हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विरासत में। और आज हम बात करेंगे उस महान नेता की जिसने आज़ाद भारत को एक मजबूत और अखंड राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय से 562 रियासतों को भारत में मिलाकर देश को एकजुट किया। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनके पिता झवेर भाई पटेल एक साहसी किसान थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित थे। उनकी माता लाडबाई धार्मिक, परिश्रमी और संस्कारी महिला थी। पटेल का बचपन सादगी, अनुशासन और कठिन परिश्रम में बीता। यही कारण था कि आगे चलकर वे कठोर निर्णय लेने वाले नेता बने। पटेल बचपन से ही बड़े साहसी और आत्मनिर्भर थे। उनके बचपन की एक प्रसिद्ध घटना है कि जब उनके शरीर में फोड़ा हो गया था तो उन्होंने बिना डर के स्वयं गर्म लोहे से उसका इलाज किया। यह घटना उनके साहस और मानसिक शक्ति को दर्शाती है। वे कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता था, लेकिन उनके भीतर कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और वकालत को अपना करियर चुना। पटेल ने वकालत शुरू की और जल्द ही सफल वकील बन गए। वे तर्क शक्ति, अनुशासन और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी आय अच्छी थी और वे आरामदायक जीवन भी जी सकते थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। यह अनुभव उनके जीवन में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने आधुनिक प्रशासन, कानून और शासन की गहरी समझ विकसित की। भारत लौटने के बाद उनका जीवन बदल गया जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के विचार, सत्य, अहिंसा और सेवा ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने वकालत छोड़कर देश की सेवा का निर्णय लिया। पटेल धीरे धीरे कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता की समस्याओं को समझा। वे केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि जमीन पर काम करने वाले नेता थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह उनके जीवन का पहला बड़ा आंदोलन था। खेड़ा जिले के किसानों पर अकाल के बावजूद कर लगाया जा रहा था। पटेल ने किसानों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह चलाया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और कर माफ करना पड़ा। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। इसके बाद 1928 में बारडोली सत्याग्रह आंदोलन उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी कर लगाया। पटेल के नेतृत्व में किसानों ने विरोध किया। सरकार को झुकना पड़ा और कर वापस लेना पड़ा। यहीं से उन्हें सरदार की उपाधि मिली। बारडोली आंदोलन के बाद पटेल पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। वे कांग्रेस के सबसे मजबूत और विश्वसनीय नेता बन गए। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी संगठन क्षमता ने आंदोलन को मजबूत बनाया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से 562 रियासतों को भारत में मिला दिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य रियासतों का विलय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कूटनीति, संवाद और आवश्यकता पड़ने पर कठोर कदम उठाए। इस कारण उन्हें भारत का विस्मार्क कहा गया। सरदार पटेल केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता थे। उनका जीवन संघर्ष, साहस और त्याग का उदाहरण है। लेकिन अब प्रश्न आता है, इतने महान नेता प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? सरदार पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, ये जानने के लिए हमें स्वतंत्रता से पहले की राजनीतिक स्थिति को समझना पड़ेगा। 1945-46 का समय भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
ब्रिटेन कमजोर हो चुका था और भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लगभग तय हो गया था। इस समय भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति कांग्रेस थी। ब्रिटिश सरकार भी कांग्रेस को भारत के प्रतिनिधि संगठन के रूप में देखती थी। इसी कारण स्वतंत्र भारत का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में जाने वाला था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का पद केवल संगठन का नहीं बल्कि भविष्य के प्रधानमंत्री का पद माना जाता था। जो व्यक्ति 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष बनता था वही स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था। इसलिए यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण भी था। कांग्रेस की परंपरा के अनुसार प्रांतीय समितियां अपने उम्मीदवारों का नाम भेजती थीं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। यह स्पष्ट संकेत था कि पटेल कांग्रेस के भीतर सबसे लोकप्रिय और स्वीकार्य नेता थे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी भी प्रांतीय समिति ने आधिकारिक रूप से प्रस्तावित नहीं किया था, फिर भी वे प्रधानमंत्री बने। यह इतिहास का सबसे चर्चित और विवादित विषय है। उस समय कांग्रेस और देश के सबसे प्रभावशाली नेता थे महात्मा गांधी। गांधी जी का अंतिम निर्णय कांग्रेस में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। गांधी जी चाहते थे कि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू विश्व स्तर पर प्रसिद्ध थे। वे इंग्लैंड में पढ़े और विदेशी नेताओं से परिचित थे। गांधी जी को लगता था कि स्वतंत्र भारत को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर सके। नेहरू आधुनिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक भारत के समर्थक थे। गांधी जी को विश्वास था कि वे भारत को आधुनिक दिशा देंगे। नेहरू युवाओं के बीच भी बहुत लोकप्रिय थे। उनका व्यक्तित्व करिश्माई और प्रेरणादायक था। उस समय विश्व 2 गुटों में बंट रहा था। गांधी जी को लगा कि नेहरू इस जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बेहतर संभाल सकते हैं। पटेल एक व्यावहारिक और संगठनात्मक नेता थे। वे प्रशासन, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता पर अधिक ध्यान देते थे। वे विदेश नीति से अधिक आंतरिक मजबूती के पक्षधर थे। जब गांधी जी ने संकेत दिया कि वे नेहरू को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो पटेल ने बिना किसी विरोध के अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बजाय राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी। यह उनके महान व्यक्तित्व का प्रमाण है। लेकिन अक्सर यह माना जाता है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। हालांकि विचारों में मतभेद थे, फिर भी दोनों ने मिलकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होता तो पटेल प्रधानमंत्री बनते, लेकिन दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि नेहरू का चयन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उचित था। पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उन्होंने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जो कार्य किया वह इतिहास में अद्वितीय है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली बायोग्राफी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।